किया होगा, लेफ्ट राइट अबव बिलो फ्रंट बैक। और इसी तरह से अगर मैं क्लोराइड आयन देखूं तो उसका भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आता है, उसको भी सोडियम आयन से सराउंड किया होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव का पॉइंट इसमें इनमें जो है वो बेटा दोनों में 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर हो, और ये वो करेंगे तो एक ऑक्टाहेड्रॉन की फॉर्म बन जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दूसरा पॉइंट बेटा दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान, दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान मसलन Cl वर्सेस Cl, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक से आप इनको मेजर करेंगे तो इसकी 5.63 आर्मस्ट्रॉन्ग, और आपको पता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 को बोलते हैं मीटर। दो सिमिलर, लेकिन बेटा कभी भी दो सिमिलर चार्जेस एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, उनको बैलेंस करने के लिए दरमियान में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन प्रेजेंट होता है। इसलिए फिर जो ऑपोजिट आयंस के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो वो जो सिमिलर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस था उसका हाफ कर लें, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2.815 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिमिलर चार्जेस के दरमियान यहाँ पे एक ये होने की वजह से इनमें आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आयनिक सॉलिड में आप चैप्टर नंबर 7 से उसमें क्योंकि बेटा पर्टिकुलर बॉन्ड बने, तो जब बॉन्ड चेंज करते हैं तो कंपाउंड भी चेंज हो जाता था। यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं ऐसा होता है। तो इसमें याद सोडियम वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी सोडियम क्रिस्टल लैटिस के रिलेटेड, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी का एक सेल है जिससे आपकी पूरी बॉडी की प्रॉपर्टीज को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इसी तरह से बेटा किसी क्रिस्टल लैटिस की पूरी की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अगर बेसिस बताऊं तो यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए 6 पैरामीटर साइड्स को आप ए बी एंड अल्फा बीटा, साइड्स को आप कोई भी किसी भी साइड को आप ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी ले सकते हैं। एक्स एक्सिस को नॉर्मली ए, वाई एक्सिस को बी और जी एक्सिस को सी कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन याद रखें फॉर एग्जांपल ए और बी में हमेशा चार्ली एंगल होगा, ए और सी में बीटा एंगल होगा, बी और सी में हमेशा अल्फा एंगल। तो आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी ले सकते हैं, लेकिन बाद में जो एंगल है वो उनके रिलेटिव रखना पड़ता है। तो टोटल 6 पैरामीटर हैं जिनसे आप इन क्रिस्टल्स को एक्सप्लेन करते हैं यूनिट सेल, और इन्हीं 6 पैरामीटर्स की बेस पे आपने इनको 7 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोमिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, इस तरह से बेटा आपने इसके क्रिस्टल सिस्टम बनाए थे, तो उनमें इन्हीं चीजों को डिस्कस किया। एनीवे यूनिट सेल अगर मैं NaCl का देखूं तो बेटा मैंने ऊपर लिखा ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसके लिए बेटा मैंने इस पॉइंट को जरा समझना है। तो मैं देखना चाहता हूं, मैंने अभी बोला है कि यहाँ पे अगर कोई सोडियम बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो वो कहता है इस कॉर्नर का जो क्लोरीन है वो सिर्फ इस यूनिट सेल के साथ अटैच नहीं है,
वो 8 यूनिट सेल्स के साथ अटैच। वो किस तरह से बेटा, पहली बात ये वाला 8 कहां से लिखा है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैक डॉट से मैंने ये कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट किया, तो आप देखिए 8 कॉर्नर होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर। ये 1/8 से क्या मुराद है कि ये मजीद कितने कॉर्नर्स में डिस्ट्रीब्यूट है, वो 8 में। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटा, आप इसे ऊपर से विजुअलाइज कर रहे हैं, इस वक्त आपके पास ये 4 क्यूब यूनिट सेल पड़े हुए, तो इसका ये वाला जो कॉर्नर है वो इन चारों का कॉमन है। अब इसके ऊपर 4 और मजीद रख दिए जाए, उनका भी ये वाला कॉर्नर कॉमन होगा। इसका मतलब है ये जो कॉर्नर है वो एक्चुअली 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं एक साइड का कॉर्नर को ऑब्जर्व कर रहा होता हूं, तो बेटा एक ये कमरा, एक साथ वाला कमरा, एक इसके पीछे कमरा और एक इसके पीछे कमरा, सबका ये वाला एक कॉर्नर कॉमन हो। अब बेटा इसी तरह से इसकी छत के ऊपर मैं डबल स्टोरी करता हूं, तो उधर जो कमरे होंगे उनका ये वाला कॉर्नर कॉमन हो। तो एक क्यूब का जो एक कॉर्नर है वो मजीद 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8। एक चीज है उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 1/8। होप सो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। एक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर पे जो एक क्लोराइड आयन बैठा हुआ है वो मजीद 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं एक यूनिट सेल के रिलेटिव देखना चाहता हूं तो 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन है। तो हर एक पे 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, तो टोटल इसमें क्लोराइड आयन का कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन आया, 1। अब जिक्र हो जाए फेसिस का, तो बेटा एक जो यूनिट सेल है उसमें टोटल कितनी फेसिस होगी, वो 6 फेसिस होंगी। कैसे 6 फेसिस, एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अबव, एक बिलो, तो 6 फेसिस होंगी। अच्छा ये एक फेस है। अब इसके सेंटर में अगर मैं क्लोराइड आयन को लेता हूं, तो ये जो क्लोराइड आयन आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, तो वो 2 में होगा, एक इस क्लास का यूनिट सेल और एक साथ वाली क्लास का यूनिट सेल। ये जो दीवार है ये 2 लोगों में साझी हो सकती है, 3 में नहीं। तो बेटा एक टोटल 6 फेसिस और एक जो आपके पास आयन है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट है जी, आपके पास 2 में। तो कंट्रीब्यूशन क्या आया, 1/2। फेसिस पे कंट्रीब्यूशन आएगा 1/2, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूट आएगा 1/8। ये ऑब्जेक्टिव अलग से पूछ सकता है कि अगर मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल है और उसके कॉर्नर पे अगर कोई आयन पड़ा हुआ है तो वो उस कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आंसर विल बी 1/8। किस कॉर्नर पे इसका कंट्रीब्यूशन है, 1/8। तो 8 कॉर्नर है तो 8 पे 8 से मल्टीप्लाई। और अगर वो कहता है किसी फेस पे एक आयन पड़ा हुआ है, तो वो जो फेस पे आयन है वो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो 1/2। टोटल कितनी फेसेस हैं, 6, तो टोटल आपके पास 6 × 1/2, तो 3 आयंस। इन दोनों को अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन देखना चाहता हूं, पहली बार बेटा इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि आपके पास कॉर्नर पे 1/8, फेसिस पे 1/2। तो टोटल अगर आयंस की तादाद को काउंट किया जाए, कॉर्नर पे 1, फेसिस पे 3, तो 4 आयंस आएंगे क्लोराइड के यूनिट सेल के अंदर। तो इसी तरह से सोडियम आयंस की तादाद भी 1 + 3 4 है, तो 4 सोडियम आयंस प्लस 4 क्लोराइड आयंस। तो पर यूनिट सेल आपके पास कितने फार्मूला यूनिट होंगे NaCl के, 4। तो इसमें जो आपके पास ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स, तो सबसे पहले NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, आपके पास सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, या एंड सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा पॉइंट आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन इन NaCl is 6 and 8, 6 and 4, 6 and 6, 2 and 6। आंसर विल बी 6 and 6, दोनों का 6 कोऑर्डिनेशन। फिर आपसे MCQ पूछ सकता है कि आपके पास NaCl
जो सिमिलर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो बेटा 5.63 आर्मस्ट्रॉन्ग, सिमिलर चार्जेस के दरमियान। सिमिलर चार्जेस का हाफ, क्योंकि दो सिमिलर चार्जेस है दरमियान में उनको जो है वो आपके पास बाइंड रखने के लिए ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा 2.81 है। फिर वो पूछ सकता है आपके पास NaCl में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं हो, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह, यानी कि आयनिक सॉलिड, सॉरी NaCl ना के आयनिक सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं हो, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमरिज्म या ऑल ऑफ दीज। बेस्ट ऑप्शन होगी आइसोमरिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म आयनिक सॉलिड में प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, फिर आपके पास ये यहाँ पे मैंने आपको MCQs ऑलरेडी बता दी हैं, और पर यूनिट सेल NaCl के कितने फार्मूला यूनिट होते हैं बेटा, 4। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। तो ये आपके पास था NaCl के स्ट्रक्चर के रिलेटेड, और NaCl की लेटेस्ट एनर्जी बेटा मैंने बता दी है 787 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास मैंने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, और ये एग्जांपल मैंने कोड किया फ्रॉम कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड को यहाँ पे मैंने डिटेल से नहीं बताया, और बुक से एक दफा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। तो वहां पे अगर आप देखें कि इनमें आपके पास कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इनका दूसरा नाम एटॉमिक सॉलिड होता है, ये लेयर की फॉर्म में भी होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी होते हैं। तो दोनों को मैंने वैसे जॉइंट स्ट्रक्चर के रिलेटेड भी एग्जांपल दे दी है आपके पास, और लेयर की फॉर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो सबसे पहले जो इसमें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है बेटा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, जिसमें आपके पास टेट्राहेड्रल शेप बनती है। तो एक कार्बन, इसमें भी sp3 और इसमें भी sp3, तो आपस में ओवरलैप किस तरह से करेंगे, sp3 और sp3 से क्या मुराद है बेटा, जिसमें हम एक s को और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो। अल्केन्स के स्ट्रक्चर सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में भी आपने इसको डिटेल से पढ़ा हो, तो यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। तो इनमें आपस में ओवरलैप कौन सा होता है बेटा, sp3 क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के हो। सीसी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस 154 पिकोमीटर। और ये जो ओवरऑल जब ग्रो करेगा, इसका स्ट्रक्चर भी बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो। शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल, लेकिन जब ये ग्रो करेगा तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक ओवरऑल इसका जो। अब नेट से इसका 3D या मैं आपको इमेज सेंड कर दूंगा, उसमें आप देखेंगे इंडिविजुअली वो टेट्राहेड्रल जब ओवरऑल स्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही होगा। अच्छा बेटा, कोवलेंट सॉलिड्स में दूसरा मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका इस तरह से लेयर लाइक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, और हेक्सागोनल में बॉन्ड एंगल होता है 120। अब बेटा ये किस तरह से होता है एक्चुअली, ये इस तरह से लेयर, ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली बेटा व्हाइट बोर्ड क्योंकि 2D है तो आपको ऐसे लगा, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये लेयर्स इस तरह से। तो इन लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते, तो इन लेयर्स के में पैरेलल तो करंट पास हो जाएगा, लेकिन जब इनमें से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में लेयर का स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो उसको करंट को पास नहीं होने देगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 120, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और ये नॉन कंडक्टर, ये कंडक्टर है आपके पास, और कंडक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा बेटा, उसके बाद आपके पास तीसरी कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। भाई आयंस के दरमियान जब होगा और वो रेगुलर अरेंजमेंट के साथ होंगे तो आयनिक सॉलिड, एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे और वो रेगुलर अरेंजमेंट के साथ होंगे तो कोवलेंट सॉलिड्स। अगर बेटा मॉलिक्यूल है और जब उनको अगर हम कह लेंगे कूल करते हैं या डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोसेस में से गुजारते हैं और वो रेगुलर अरेंजमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो किस एग्जांपल में आ जाएंगे जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है आयोडीन। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है बेटा,
उसका स्ट्रक्चर भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। और हाँ, इसमें जो मेन पॉइंट है कि बॉन्ड डिस्टेंस आई में जो डिस्टेंस है वो सॉलिड स्टेट में ज्यादा है और गैसियस स्टेट में कम। इसमें एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर गैस में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और सॉलिड में करीब करीब होते हैं, तो मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल बेटा, वो है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस I2 वर्सेस I2, वो नो डाउट वो गैसेस में ज्यादा ही है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात नहीं की, यहाँ पे बात की है बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड डिस्टेंस से क्या मुराद है बेटा, मैं यहाँ पे आई तो बेटा सॉलिड में एक I2 ये है और एक I2 ये है। और आपको पता है लंदन फोर्सेस को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें इनमें इंस्टेंटेनियसली डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से बेटा ये आपस में भी थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाती है, तो ये इसको स्ट्रेच करते हैं। I2 वर्सेस I2 करीब होने की वजह से ये स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड डिस्टेंस, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये वाले बॉन्ड डिस्टेंस, ये वाला बॉन्ड डिस्टेंस सॉलिड में I2 और I2 करीब है तो ये वाला स्ट्रेच हो जाता है, तो बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। आयोडीन में एक I2 इधर पड़ा हुआ है, एक दूसरे कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, तो उनमें लंदन फोर्सेस के चांसेस ही नहीं है। जब उनमें लंदन फोर्सेस के चांसेस नहीं है तो उनमें वो स्ट्रेच नहीं होगा, वो करीब ही नहीं है, तो वहां पे बॉन्ड डिस्टेंस 266.5 पिको। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये जो डिस्टेंस डिस्कस किया हुआ है ये बॉन्ड डिस्टेंस है, I वर्सेस I जो कोवलेंट बॉन्ड बना वो सॉलिड में ज्यादा और गैस में कम। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तो वो नो डाउट आयोडीन गैसियस स्टेट में ज्यादा होगा और सॉलिड स्टेट में कम। वो I2 वर्सेस I2, एक मॉलिक्यूल इधर है एक दूसरी तरफ, वो आपने नॉर्मली पढ़ा हुआ, वो अपने डायमीटर का 300 टाइम्स अवे। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन के रहते। तो बेटा ये आपके पास जो ओवरऑल टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, इसमें मेटेलिक सॉलिड, उसमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दी, उसमें मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें जो आपको बातें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी क्या थी, कि मेटल काफी दफा पढ़ा हुआ कि वो क्या होती है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो बेटा वो अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पूल की मानिंद हो जाते हैं, फ्री मूव कर रहे होते हैं। जब हम करंट पास करते हैं तो उनकी डायरेक्शन पर्टिकुलर हो जाती है और वो कंडक्टेंस कहलाती है। इसके वो गुड हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। और इनमें जो प्रॉपर्टी होती है जो पर्टिकुलर, वो लस्ट्रस होते हैं कि जब इनको फ्रेशली कट किया जाता है, लाइट फेंकी जाती है तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करते हैं, इसको लस्ट्रस बोलते हैं। तो मेटालिक जो है वो आप मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। फिर बेटा ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं कि जब इनके ऊपर हैमरिंग की जाती है या इनको जो है वो आपके पास स्ट्रेंथ से अप्लाई किया खींचा जाता है तो ये क्या होते हैं, ये शीट्स और वायर में चेंज हो जाते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज हो जाता है। वैसे मेटल्स के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर्स को आपको याद होना चाहिए, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था और एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसमें एबी अरेंजमेंट 1 2 1 2 भी कहते थे, उसमें जो तीसरी लेयर है वो पहली लेयर के पैरेलल होती है, कि उसमें आपने एक लेयर का डिफरेंस रखना है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, तो भाई 15वीं लेयर के बाद कौन सी लेयर जो है वो 15वीं से सिमिलर होगी, तो आप 16वीं को गैप दे दें, ए बी और फिर ए आना, आप कहेंगे सर 17वीं लेयर जो है वो 15वीं लेयर से मैचअप करें। मैं कहता हूं बेटा आपके पास 100th लेयर है, उसके बाद आप कहेंगे सर 101 को गैप दे दें, 102 जो है वो 100 से रिजेम्बलेंस। लेकिन जब हम क्यूबिक की बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है ए बी सी यानी कि उसके बाद ए जो है वो 2 के बाद वापस ए में आ रहा है, तो उसमें 2 का गैप रखें। अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई सब्सटेंस है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका स्ट्रक्चर है क्लोज क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो मैं 105 लेयर को डिस्कस कर रहा हूं, 105, तो उसके बाद कौन सी ऊपर वाली लेयर है जो 105 से रिजेम्बलेंस रखेगी, तो आप कहेंगे सर क्यूबिक है, तो 2 का डिफरेंस डाल दें, 105 के बाद 106 7 और उसके बाद 8, तो सर 105 से 108 रिजेम्बलेंस रखेगी, ए बी सी ए।
बेटा जोन सी लेके आप उसको ABC नाम दे दें। मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ अगर आपको नजर आए। मैंने आपसे कहा क्यूबिक, बेटा क्यूबिक में मैंने पूछा 105 के बाद, तो आप ऊपर लिख लें 106, 107, 108, 109। तो बेटा इसको ए का नाम दिया, तो ये क्या होगा बी, ये सी और ये दोबारा से ए हो जाएगा, क्योंकि ABC क्यूबिक। लेकिन जब अब हेक्सागोनल की बात करते हैं उसमें ए बी उसमें 1 का डिफरेंस है, तो इस तरह से आपने उसको कोड कर। तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो उनके स्ट्रक्चर। और लास्ट में बेटा वैसे इस टॉपिक को हम आपके पास है वो है आइस। आइस तो बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आइस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, रेयरली क्लोरीन, react with partial positive hydrogen, a bond is formed that is called hydrogen bond। तो बेटा एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड रेयरली क्लोरीन, वो एसीटोन के केस में हम क्लोरोफॉर्म में बुक में एग्जांपल लिखी है, वहां पे आप क्लोरीन, अदरवाइज क्लोरीन को हम बॉर्डर लाइन केस लेते हैं। इसमें जो पर्टिकुलर आपकी बुक में एग्जांपल दी है वो एसीटोन वर्सेस क्लोरोफॉर्म, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्लोरीन की वजह से, अब वो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लेकिन बेटा वहां पे जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है वो क्लोरीन की वजह से, इस वजह से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन की वजह से। इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे बेटा, आपके पास अमोनिया की, वाटर की, HF की थ्रू ग्राफ और इसकी फर्दर एप्लीकेशन वो बाद। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ आइस के रिलेटेड। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं कि सबसे पहले आइस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल, जस्ट लाइक डायमंड। लेकिन इसमें एक फर्क आपने याद, डायमंड दोनों का टेट्राहेड्रल ही, लेकिन जब डायमंड ग्रो होगा वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ग्रो होगा, और जो आइस होती है वो ग्रो करती है हेक्सागोनल नेट पेन की, क्योंकि बेटा वो 3D डायग्राम है तो इधर ड्रा करना मुश्किल है। वैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा इसी ग्रुप में। तो ये चीज याद रखनी है, आइस का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है लेंस, और डायमंड का फेस सेंटर्ड क्यूब, लेकिन इनिशियली शेप दोनों की टेट्राहेड्रल की हो, क्योंकि दोनों उसमें कार्बन के गिर 4 कार्बन अटैच होते हैं, इसमें ऑक्सीजन के गिर 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। मैंने गलत बनाया हुआ, 4 हाइड्रोजन को अटैच पार्शियल को देखिए, ये कि भाई ये एमसीक्यू आया भी हुआ है कि आइस के स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके गिर्द कितने टोटल बॉन्ड्स हैं, तो बेटा टोटल 4 बॉन्ड है, 2 रिगार्डिंग कोवलेंट, ये दोनों कोवलेंट है जिनको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये दोनों बेटा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए पानी के अंदर ऑक्सीजन के अक्रॉस कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल बॉन्ड्स आपके पास 4 होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स अराउंड ऑक्सीजन एटम, इसके गिर्द 4 होते हैं, 2 कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और 2 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड्स होते हैं। फिर बेटा इसमें होता क्या है, जब आप पानी को ठंडा करते हो तो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है चीजें ठंडा होने पे सुकड़ती हैं, वॉल्यूम कम होता है, पानी में भी ये बात सच है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर जब आप पानी को ठंडा करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बात को जरा गौर से समझिएगा, जब आप पानी को ठंडा करना शुरू करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 24 पे लाए, 24 से 23 पे, 23 से 22 पे, जब आप ठंडा कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे, करीब करीब, ये सिलसिला कब तक जारी रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब, जितने वो आ सकते हैं उतने आ जाते हैं,
तो आप कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वॉल्यूम जो है वो मिनिमम हो जाए। तो वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला होता है m/v। तो v मिनिमम, d मैक्सिमम। लेकिन जब मैं टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करता हूं तो मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज होना शुरू हो जाते, उनमें पर्टिकुलर डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जाते जाते उनमें 9% डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी, तो बेटा जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। डेंसिटी जो है वो क्या होगी जी, कम हो जाएगी। ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस कितनी, 9%। वॉल्यूम बढ़ गया और डेंसिटी कम। जब डेंसिटी कम, तो वो जो सॉलिड आइस जिसकी डेंसिटी कम होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी होगा उसकी डेंसिटी मैक्सिमम। तो इसलिए हम कहते हैं आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो यही सर्द इलाकों में भी यही सिलसिला होता है बेटा। वहां पे भी पानी का जो मिनिमम पहले टेम्परेचर कहां तक जाता है, लिक्विड स्टेट में कितना टेम्परेचर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा बेटा कि आपके पास पानी लेस डेंस होकर ऊपर आना शुरू हो जाएगा और वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। नीचे वाला पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो उधर जो भी मैरीन लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस के रिलेटिव ये वाले पॉइंट्स आपको जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो बेटा ये आज के रिलेटिव जो पॉइंट्स थे वो चीजें हैं। तो यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो। अब आपको कोई प्रॉब्लम है इन चीजों में तो वो आप पूछ सकते हैं बेटा, ताकि हम इस टॉपिक को जो है वाइंड अप करें। अब बोलते जाइएगा, मैं उनके आंसर करता हूँ। कोई चीज रिपीट करवानी है वो भी बताते जाइए। सर आपने आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड डिस्टेंस बताया ना, वो वाला पॉइंट रिपीट कर दी। दो पॉइंट को बेटा रिपीट कर देता हूँ। एक तो स्टूडेंट ने कहा बेटा ये वाला पॉइंट रिपीट कर। अच्छा बेटा इसमें दोबारा देख लें, मैंने कहा था जो यूनिट सेल है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो पहले ये वाला 8 ऑल्सो आप एक्सप्लेन कर 1 ओवर 8 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो बैठा हुआ है ये मजीद कितने यूनिट सेल का कॉमन क्लोराइड आएंगे। वो मैंने बताया था बेटा 8 यूनिट सेल। एक ये वाला कमरा, एक साथ वाला, 2 इसके पीछे और 4 ऊपर। उन सब का ये जो कॉर्नर होगा वो कॉमन होगा। इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था फॉर एग्जांपल कि ये मैं एक स्क्वायर बनाता हूं। अब बेटा ये मैंने 4 यूनिट सेल बनाए हैं, नीचे जमीन पे पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल। तो इन चारों का ये वाला हिस्सा कॉर्नर कॉमन है। इन 4 के ऊपर 4 मजीद रख देता हूं, उनका भी ये कॉर्नर कॉमन हो। तो इसका मतलब है एक जो कॉर्नर है वो मजीद 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट है। तो वो मैंने 1/8 लिख दिया, एक का कंट्रीब्यूशन। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 वो 1 है। इसी तरह से बेटा मैंने कहा एक जो यूनिट सेल है उसकी 6 फेसिंग। एक कमरे को एक यूनिट सेल की तरह कंसीडर कर लें, तो उसकी आप देखें टोटल कितनी दीवारें, फर्श और छत, तो वो 6 बने। लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अबव बिलो, तो 6 टोटल फेसिंग है। और उसमें जो एक फेस होगी वो 2 में ही बेटा कॉमन हो सकती है। ये जो दीवार ये इस कमरे की और साथ वाले कमरे की वो सेम दीवार कंसीडर की जा सकती है, और किसी कमरे की ये दीवार कॉमन नहीं होगी। तो एक दीवार 2 हिस्सों में कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पे अगर सोडियम आयन लगा हुआ है या क्लोराइड आयन लगा हुआ है तो वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट है, 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 है, तो ये टोटल 3 + 1 4 ये ऑल्सो ये पॉइंट एक्सप्लेन हो गया होगा। उसके बाद बेटा मैंने एक चीज एक्सप्लेन की कि आपके पास बॉन्ड डिस्टेंस सॉलिड में ज्यादा है, गैस में कम है। तो सॉलिड में क्यों ज्यादा है, सॉलिड में I2 और I2 वो करीब करीब हो। तो बेटा जो एक I2 है उनमें डाइपोल्स क्रिएट होंगे। तो डाइपोल्स तो एक का बेटा जिसे हम लंदन फोर्सेस, एक का ये जो नेगेटिव एंड है वो इसके सॉरी पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को स्ट्रेच करेगा। इसी तरह से इधर से भी
आई अगर मैं इस तरह से शो कर देता हूँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, तो ये इधर से स्ट्रेस। अब इस दरमियान वाले आई को देखें बेटा, इस चीज को कंसीडर करें, तो इसे इधर से ये वाली चीज खींच रही है, इधर से ये वाली चीज खींच रही है, जिससे इसके बॉन्ड डिस्टेंस में 5 किलोमीटर का चेंज आ जाता है। तो करीब होने की वजह से I2 करीब थे, इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेकिन I2 के केस में, अगर गैस की केस में एक I2 दूसरे I2 से बहुत दूर है, तो उनमें ये वाली फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी। जब फोर्सेस डेवलप नहीं होंगी, गैस वही होता है जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनमें ये I2 डिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, I वर्सेस I, ना इसमें कमी आएगी ना ज्यादा, तो वो ये वाला डिस्टेंस है। जी बेटा समझ आया पॉइंट के नहीं? बताएं जरा मुझे, शाबाश। समझ आ गई है समझ। मेरे ख्याल से डेंसिटी वाली बात को क्या है, मैं वो भी बात बेटा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बेटा डेंसिटी में मैंने क्या बात की है कि जब हम नॉर्मली फिजिक्स में भी आपने चीजों में पढ़ा हुआ है, जब चीजों को ठंडा किया जाता है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से पास शुरू हो जाते हैं, डेंसिटी आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। गैसेस को भी लिक्विड में कैसे चेंज करते थे? बाय आपके पास अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब चीज को ठंडा कर रहा हूँ, मीन टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मॉलिक्यूल क्रिएटिव हो रहा है। वॉल्यूम में कमी, तो शुरू में क्या होगा, वॉल्यूम में कमी आएगी, डेंसिटी बढ़ेगी। ये वाला सिलसिला होता है 4 डिग्री सेल्सियस का। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है सर, जब मैं 4 से नीचे करता हूं तो मॉलिक्यूल अरेंज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसी तरह से जैसे एक ग्राउंड में शुरू में हम सुबह सुबह असेंबली करवाते होते थे, पहला काम क्या होता था, स्टूडेंट्स करीब करीब आ जाए, सारे करीब करीब। अब साइडों में भी फासला रख लें, फ्रंट पे भी फासला रख लें, तो जब साइडों पे और फ्रंट पे फासला रख के रेगुलर अरेंज होते थे तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता। तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में यही काम हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ है, एम्प्टी स्पेसेस 9% आ गई, मीन वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो गई तो बेटा जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाए, ठीक है, तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये इसका बेटा कॉन्सेप्ट। सर क्रिस्टल सिस्टम वाला टेबल जो है वो याद करना है? बेटा वो याद करने की जरूरत नहीं, आपके अगर एमडी कैट में देखें तो उसमें सिर्फ दैट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसमें चंद एक आपने, मैंने वो सारी एग्जांपल मैंने इसीलिए, अगर आप देखें इनकी प्रॉपर्टीज को वर्बली बताया, अगर आप याद कर लें सी टॉम हार्ट तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन वो पर्टिकुलर एग्जांपल्स और इतनी डिटेल में जाने की, इवन प्रॉपर्टीज को भी आपने जस्ट वन टाइम करना। जो मेन काम है बेटा वो ये है, NaCl का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, डायमंड का स्ट्रक्चर एक एक वर्ड आपने पढ़ना है, ग्रेफाइट ये मैंने इसको कंपेयर करके लिखा था तो वो ड्रा कर दिया, आयोडीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ आइस आपको पता होना चाहिए। सर ये जो आपने ऑक्सीजन वाला कहा है कि ऑक्सीजन के गिर्द 4 जो है वो बॉन्ड होते हैं, तो सर केमिकल बॉन्ड तो हम सिर्फ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को कहते हैं ना, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर है, तो उसको क्यों कंसीडर करेंगे? उसने ये कंडीशन ही नहीं दी कि आप केमिकल बॉन्ड बताएं या कौन सा बॉन्ड बताएं, उसने जनरल बात कर दी कि ऑक्सीजन या वो के गिर्द कितने बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बॉन्ड तो कंसीडर कर रहे हैं ना। फिर अगर वो कह देता भी कोवलेंटली इंट्रामोलिकुलर कितनी है इंटर, फिर हम इस बहस में जाते। जनरल उसने या इसको इस तरह से कह लें कि ऑक्सीजन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चुका है, 2 आपके पास कोवलेंटली बॉन्डेड है, 2 आपके पास हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्डेड है। मैंने इसलिए नीचे लिख दिया बेटा, अगर आप इस वर्डिंग को देखें, मैंने लिखा 4 हाइड्रोजन एटम्स अराउंड ऑक्सीजन एटम, 2 कोवलेंटली बॉन्डेड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अगर वो जनरल उसने पूछ लिया कि ऑक्सीजन के गिर्द कितने बॉन्ड है, तो आप 4 ही थे, 2 हाइड्रोजन के रिलेटिव, 2 ऑक्सीजन के रिलेटिव। और लिक्विड फॉर्म में बेटा ये बॉन्ड बनते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड
बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, इसलिए उनकी शेप नहीं होती। लेकिन आइस की फॉर्म में ये बॉन्ड फिक्स हो जाते हैं। बेटा लिक्विड में अगर आपको याद हो, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। तो लिक्विड की शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हाइड्रोजन मूवेबल होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट, एक मॉलिक्यूल से टूटा है दूसरे से बनेगा, दूसरे से टूटा है तीसरे से। लेकिन जब हम आइस की बात करेंगे, सॉलिड की, तो वो फिक्स हो जाएगा। सॉलिड में फिक्स, लिक्विड में मूवेबल होते हैं। भाई लिक्विड में भी सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉलिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो क्या फर्क है? सो लिक्विड में बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता और टूटता रहता है, जबकि सॉलिड जब स्ट्रक्चर ऑफ आइस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें फिर पर्टिकुलर जिक्र करें। जी बेटा कोई और बात पूछना सर? ओके है बेटा, फिर आज का काम मेरी तरफ से इतनी बातें हैं। आपने कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा मोस्ट वेलकम। चलो फिर मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूं, अगर आपने कुछ नहीं पूछना। ओके भी बेटा जी, अल्लाह हाफिज।